हेलो। आज हम नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज थ्री पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे, जिसमें कि इससे पहले हम दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं चैप्टर 1 पे। जिनको नहीं पता है उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि एक सीरीज चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से साइंस एनसीईआरटी 9 इसके बाद 6 टू 10 सारा को कवर किया जाएगा। तो अभी फर्स्ट सीरीज में चला गया क्लास 9 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 में ऑलरेडी 2 पार्ट ले चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में बिना टाइम लॉस करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का रहा था कि आपको ध्यान रखना है कि क्या कहा जा रहा था इसमें। देखिए, इसमें कहा जा रहा था कि विच फैक्टर डज नॉट इफेक्टेड एवोपरेशन, कि निम्न में से कौन बाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। कि जो हमारा बाष्पीकृत होते हैं, हमारे आसपास वायुमंडल में बाष्पीकरण होता है, वो कौन से प्रक्रिया जो प्रभावित उसे नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन है विंड स्पीड, थर्ड ऑप्शन है कलर ऑफ लिक्विड, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव, फिफ्थ में है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, बाष्पीकरण को जो प्रभावित करता है, हमारा टेम्परेचर भी बाष्पीकरण को प्रभावित करता है, विंड स्पीड भी प्रभावित करता है, बट इसमें पूछ रहा था कि नॉट, इसमें से कौन प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें जो प्रभावित नहीं करेगा, ये कलर कभी प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। जब पानी को हम बाष्पीकृत या बाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा क्या होता है। जब पानी को बाष्पीकृत करिए, फिर हम कहते हैं कि बाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा क्या होता है। तो जो पानी का गुप्त ऊष्मा होगा, इसमें ऑप्शन में देखिए, पहला है 100 डिग्री सेल्सियस, फिर सेकेंड ऑप्शन में है 2260 जूल ग्राम, थर्ड में है 373 केल्विन, फोर्थ में मोर देन वन ऑफ द एबव, फिफ्थ में है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, जो हमारा पानी का बाष्पीकृत गुप्त ऊष्मा कहते हैं 2260 जी कह सकते हैं, समझ में आया, किलो जूल कह लीजिए आगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये इसका पानी का जो गुप्त ऊष्मा होगा ये 2260 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 53 में कि व्हाट इज द ऑब्जर्व व्हेन आइस मेल्ट। जब बर्फ पिघलती है तब क्या देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, हीट इज ऑब्जर्व, क्या ऊष्मा अवशोषित होती है। सेकेंड में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्या तापमान स्थिर रहता है। थर्ड में कह रहा है स्टेट चेंज, अवस्था बदलती है। फोर्थ में कह रहा है मोर देन वन, उपरोक्त में से एक से अधिक। और फिफ्थ में कह रहा है नन ऑफ एबव। तो देखिए, जब भी बर्फ पिघलेगा तो पहले ऊष्मा तो अवशोषित का तो कोई बात ही नहीं है, बट यहाँ सेकेंड ऑप्शन में देखिए कह रहा है टेम्परेचर, तापमान स्थिर रहेगा। हाँ, जब भी बर्फ पिघलेगा तो उसका टेम्परेचर इक्वल रहेगा, समान रहेगा, जब तक कि पूरी तरीके से बर्फ मेल्ट न कर जाए। फिर थर्ड ऑप्शन में देखिए स्टेट चेंज, हाँ, क्योंकि जब बर्फ रहता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, जब उसे चेंज होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि इन विच प्रोसेस डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, किस प्रक्रिया में तापमान स्थिर रहता है। तो देखिए, जब भी मेल्टिंग, फर्स्ट ऑप्शन हो गया मेल्टिंग, सेकेंड में बॉइलिंग, थर्ड में एवोपरेशन। तो देखिए, जब भी हम अभी बताएं कि जब भी पिघलते हैं बर्फ तो उसका जो मेल्टिंग होते हैं तो उस समय उसका टेम्परेचर स्थिर रहते हैं। इसके अलावा जब हम एवोपरेशन करते हैं तो यहाँ पे भी टेम्परेचर स्थिर रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, कह रहा है विच प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर्ड हीट इनर्जी। कौन सी प्रक्रिया ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं रखती है। कौन सी प्रक्रिया जो ऊष्मा ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे मेल्टिंग, पिघलना। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है फ्रीजिंग, जमना। थर्ड में कह रहा है एवोपरेशन, बाष्पीकरण।
फोर्थ में हो गया मोर देन वन ऑफ द एबव, फिफ्थ में हो गया नन ऑफ द एबव। तो देखिए कौन सी प्रक्रिया उष्मा ऊर्जा को, जो उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तो देखिए पिघलने के लिए, मेल्टिंग करने के लिए कोई चीज़ एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगा, बट देखिए जमने के लिए कोई ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे -0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाइए, ऑटोमेटिक जमेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन कई एक बार रिपीट हो चुका है, बट यही चीज़ का लैंग्वेज थोड़ा घुमा रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है कि पदार्थ बना होता है, तो क्या मॉलिक्यूल अणुओं से बना होता है। सेकेंड में कह रहा है एटम से, परमाणुओं से बना होता है, क्या ये आयन आयनों से बने होते हैं। फोर्थ में कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव, और फिफ्थ में कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो हमारा मैटर होता है मॉलिक्यूल भी होते हैं और एटम भी होते हैं, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच ऑफ दीज हैज हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको ऐसे सेलेक्ट करना है कि जिसमें हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या ऑक्सीजन गैस, थर्ड में है वाटर, सॉरी सेकेंड में वाटर, थर्ड में है आइस, फोर्थ में मोर देन एबव एंड फिफ्थ में है नन ऑफ द एबव। तो देखिए ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, तो जो इसका आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये लो होते हैं। वाटर, वाटर भी लिक्विड है फॉर्म में रहेंगे, जबकि सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं ये सॉलिड में होते हैं। तो यहाँ पे जो सॉलिड का एग्जाम्पल बर्फ हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल एवोपरेट फास्ट, कि इनमें से कौन सबसे तेज बाष्पित होगा। कि देखिए कि सबसे पहले कौन बाष्पीकृत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि वाटर इन अ बॉल, यदि कटोरी में हम पानी रखते हैं। सेकेंड में कह रहा है वाटर स्प्रेड ऑन फ्लोर, फर्श पर फैला देते हैं पानी को। सेकेंड में थर्ड में कह रहा है कि वाटर इज द क्लोज बोतल, क्या हम बंद बोतल में पानी रखेंगे। फोर्थ में कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, और नन ऑफ द एबव। तो देखिए सबसे पहले वाटर, जो वाटर को यदि हम कटोरी में रखेंगे तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया कम रहेगा। बट वही वाटर को यदि सरफेस पे आप गिरा दीजिए तो सरफेस पे एरिया उसका ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फास्ट इवोपरेट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो यही आपसे पूछ रहा था कि कौन सबसे तेज बाष्पित होंगे। इसीलिए अब इसका एग्जांपल बार बार देते हैं कि यदि हमें क्लॉथ को सुखाना हो, कपड़ा सुखाना हो, तो हम उसका एरिया को फैला देते हैं। तो इसी कर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप सोच सकते हैं मिलता जुलता। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं 59 की क्वेश्चन की ओर। कह रहा है व्हेन वी अप्लाई अल्कोहल ऑन हैंड इट फील कूल ड्यू टू, कि हाथ पर जब हम अल्कोहल लगाने पर हमें ठंडक लगती है, क्यों। तो पहला कह रहा है कंडेंसेशन की वजह से, दूसरा कह रहा है एवोपरेशन की वजह से, वाष्पीकरण जिसे कहते हैं, थर्ड में कह रहा है कि बॉइलिंग उबालना की वजह से, फोर्थ में कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, और फिफ्थ में कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो देखिए जब भी हमें वाष्पीकृत है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है बट थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया, सिर्फ इसमें अल्कोहल की बात किया। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारा ठंडक महसूस होता है ये एवोपरेशन होते हैं, तभी हमारे हाथ पे, या हाथ पे मान के चलिए अल्कोहल लगाए हुए हैं तो हमें ठंडक महसूस हो रहा है। तो अल्कोहल जब एवोपरेट होंगे तो आसपास को एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, जब आसपास से एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी को ठंडक फील होगा। इसी का नतीजा जब हम देखते हैं डॉक्टर जब स्पिरिट यूज करते हैं सुई के लिए, तो वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। और इसी प्रकार जो हमारा ठंड गर्मी के मौसम में, समर के मौसम में जो हम घड़े में पानी रखते हैं, यहाँ पे भी वही सिस्टम पे ये ठंडा होता है पानी घड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। आगे बात करते हैं 60 क्वेश्चन नंबर। इन समर वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम द कूल ड्यू। देखिए अभी सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया कि गर्मी में मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडे हो जाता है, क्योंकि। तो अभी बताएं कि जैसे फर्स्ट में है बॉइलिंग, सेकेंड में है कंडेंसेशन, थर्ड में एवोपरेशन, फोर्थ में मोर देन एबव, और फिफ्थ में नन ऑफ द एबव। तो देखिए एवोपरेशन की वजह से ही जो हमारा घड़ा में पानी है, उस घड़ा में पानी होने के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बाष्पीकृत होगा पानी वो आसपास के एरिया को ठंडक करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61 नंबर। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज फ्लूइडिटी, निम्न में से किसमें तरल होता है या फिर तरलता होती है। तो देखिए तरलता की बात करेंगे तो सबसे पहले तरल मतलब कि क्या है कि फ्लूइड मतलब बहना। तो आप देखिए तरल लिक्विड भी कह सकते हैं और गैस में भी कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सॉलिड में तो तरलता नहीं होता है। सॉलिड एक सॉलिड होता है, ये ऑक्यूपाइड स्पेस, इसका फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, बट लिक्विड और गैस का नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 72। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नो फ्री सरफेस। कह रहा है किस अवस्था में कोई स्वतंत्र सतह नहीं होता है। तो देखिए स्वतंत्र सतह की बात करेंगे तो सॉलिड भी नहीं होगा और लिक्विड भी नहीं होगा। तो इसका जो मोर ज़्यादा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि मोर देन वन ऑफ द एबव। और आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट का दो ऑप्शन लगभग सब जगह सेम ही आएंगे, तो हम उसे इग्नोर भी करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम होते हैं तो इसलिए हम उसे इग्नोर भी करेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन में हम जान रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन में होगा ये और फिफ्थ ऑप्शन में सेम टू सेम, एग्जाम में भी सेम टू सेम ऐसा ही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट 62 की बात करते हैं 63 में। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फिजिकल चेंजेस, कि निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन हैं। तो देखिए फर्स्ट में कह रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। सेकेंड में कह रहा है बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। थर्ड में कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। फोर्थ में कह रहा है मोर देन द एबव ऑफ द एबव। देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक कह सकते हैं, या फाइव में कह रहा है कि नन ऑफ द एबव। तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को करते हैं कि जिसको हम इरिवर्सिबल, मतलब कहने का मतलब रिवर्सिबल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ बर्फ का पिघलना, बर्फ एक बार पिघल जाएंगे वाटर बन जाएगा तो फिर वापिस हम उसको बर्फ में ला सकते हैं। बट वही बर्निंग ऑफ पेपर ये फिजिकल चेंजेस नहीं है, ये आपका केमिकल चेंजेस है। जब एक बार जल जाएंगे पेपर तो वापिस उसको रीस्टोर करना नामुमकिन है। इसी प्रकार से लोहा में देखते हैं कि जंग लगता है जिसे रस्टिंग कहते हैं। तो जब एक बार जंग लग जाएगा तो उसे रीस्टोर करना इम्पॉसिबल ही है। तो इसलिए इसका जो भौतिक परिवर्तन पूछ रहा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज कर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन में थर्मामीटर, सेकेंड ऑप्शन में है बैरोमीटर, थर्ड ऑप्शन में है हाइड्रोमीटर, फोर्थ ऑप्शन में है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में है नन ऑफ द एबव। तो देखिए जब थर्मामीटर की बात करते हैं, जो हमारा थर्मामीटर डॉक्टर को देखते हैं कि जब हमारा बुखार लगता है, फीवर लगता है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो ये थर्मामीटर ही होते हैं। क्योंकि बैरोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर नहीं करते हैं, वो वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं, और हाइग्रोमीटर भी ये भी नहीं मेजर करते। तो कहने का सेंस यहाँ ये राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्मामीटर, जिससे हम तापमान को मेजर करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर, पदार्थ के कणों के बीच की जगह होती है, फिक्स होती है, शून्य होती है, परिवर्तनीय होती है। तो देखिए जो मॉलिक्यूल्स की जगह परिवर्तनीय होते हैं, हमेशा वेरिएबल होते हैं, या वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कहने का मतलब कि हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, ये नहीं कि उसका मॉलिक्यूल शांति से बैठा हुआ है। मॉलिक्यूल आपस में बहुत फास्टली मूव करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 66 का। द इंटर पार्टिकल्स स्पेस इन मिनिमम, कि कणों के बीच का स्थान सबसे कम कहाँ होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है गैस में, सेकेंड में है सॉलिड में, थर्ड में है लिक्विड में, फोर्थ ऑप्शन में है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे कम की बात कर रहा है, यहाँ ध्यान देना है कि किस में सबसे कम स्थान होगा। तो जो ज़्यादा क्लोजली पैक होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा कस कर पकड़े हुआ रहेगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा। क्योंकि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्लोजली पैक होते हैं,
तो इसलिए इनके बीच का स्थान मिनिमम होते हैं, कम से कम होते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन बी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 में कहा जा रहा है कि विच स्टेट हैज नॉट डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, कि किस अवस्था का निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार। देखिए, ये आयतन को ध्यान रखिएगा और ये आकार को। तो इसका निश्चित तो आकार आयतन होगा बट निश्चित आकार नहीं होता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में है क्या, गैस। सेकेंड में है लिक्विड या तरल कह लेते हैं, और थर्ड में कहते हैं सॉलिड। फोर्थ में है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आयतन तो फिक्स होते हैं, तो हमारा लिक्विड है, लिक्विड का भी आयतन फिक्स होते हैं और गैस वॉल्यूम का भी, बट आकार नहीं होते हैं, निश्चित आकार नहीं होते हैं। तो देखिए, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड का आयतन तो फिक्स होंगे बट उसका आकार नहीं होंगे। जिस बर्तन में रखेंगे उसी टाइप का वो आकार लेंगे। यदि उसे बोतल में वाटर को रखें तो बोतल का शेप होगा, यदि उसे हम कोई अनदर जैसे ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच सब्सटेंस डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, कि निम्न में से कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपातन नहीं करता है। इसमें से 3 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं करता है। तो पहला देखिए, कपूर जिसे कहते हैं। सेकेंड में हो गया नेप्थलीन जिसे कहते हैं। थर्ड में हो गया कॉमन साल्ट हो गया। फोर्थ में हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कपूर जो हमारा ये भी सब्लिमेशन करते हैं, ऊर्ध्वपातन करते हैं। नेप्थलीन भी हमारा ऊर्ध्वपातन करते हैं, बट जो साल्ट है हमारा ये ऊर्ध्वपातन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यही हमें सेलेक्ट क्या करना था, नॉट वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, कि इसमें से कौन से सॉलिड के प्रॉपर्टी नहीं है, विशेषता नहीं है। नहीं वर्ड को ध्यान रखिएगा, बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं। देखिए, क्या सॉलिड का आपको बताना है कि जो विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है फिक्स्ड शेप, सेकेंड में कह रहा है कंप्रेसिबल, थर्ड में कह रहा है रिजिडिटी मतलब कठोरता, फोर्थ में कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पहला तो ये ठोस का कह रहा है कौन नहीं है। तो देखिए, इसका फिक्स शेप होते हैं, ये कंप्रेसिबल बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि हम ये कंप्रेसिबल नहीं करते हैं। सॉलिड को आप कंप्रेसिबल बहुत कम कर सकते हैं, बट ये थर्ड ऑप्शन कठोरता बिल्कुल होते हैं। सॉलिड जो भी फॉर्म है वो कठोर होंगे ही होंगे। कहने का मतलब यहाँ होगा कि इसे हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमें नहीं वाला ही ढूंढना था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंडिंग ऑन, कि विसरण की दर निर्भर करता है। किस पे विसरण की दर निर्भर करेगा। सबसे पहले टेम्परेचर पर, सेकेंड में करा है आणविक द्रव्यमान पर, थर्ड में करा है पदार्थ की अवस्था पर। तो देखिए, ये निर्भर करेंगे कि पहला तो टेम्परेचर पे भी निर्भर करेंगे कि ये विसरण डिफ्यूजन किस टाइप से होंगे। इसके अलावा ये स्टेट ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ। ड्राई आइस किसका ठोस रूप होता है। पहला कह रहा है वाटर का, सेकेंड कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, थर्ड कह रहा है नाइट्रोजन का, फोर्थ कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा ठोस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होते हैं। ये भी एक सब्लिमेशन पदार्थ आप कह सकते हैं। ये जैसे इसको भी छोड़ेंगे तो ये भी सब्लिमेट कर जाएंगे, ये ड्राई आइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में पूछा है बीपीएससी में, तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट 72 बात करते हैं कि विच ऑफ दीज आर कंप्रेसिबल, इनमें से कौन संपीडनीय है। क्या सॉलिड फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड में कह रहा है लिक्विड्स, थर्ड में कह रहा है गैस, फोर्थ में कर रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कर रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस बार कंप्रेसिबल की बात कर रहा है कि कौन सा पेडनी है जिसे हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास गैस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि गैस को हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं, उसके कंप्रेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन शो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, कि इनमें से किसमें सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। देखिए आपको बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। तो पहला कह रहा है सॉलिड, सेकेंड में कह रहा है लिक्विड, थर्ड में कह रहा है गैस, फोर्थ में हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपको चुनना है कि किसमें गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा था, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये जिसका मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा फास्ट करेंगे। तो किसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल फास्ट मूवमेंट करते हैं, तो गैस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा भी गतिज ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा गैस में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द वीकेंस इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, जस्ट उसका उल्टा भी जो आया था कि आपको ऐसे अणुओं के बीच बल सबसे कम होते हैं, कि इनमें से कौन ऐसे अणु हैं जिनके अणुओं के बीच में सबसे कम बल होते हैं। तो देखिए फर्स्ट में कह रहा है सॉलिड, सेकेंड में कह रहा है लिक्विड, थर्ड में कह रहा है गैस, फोर्थ में कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव और फिफ्थ में कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो देखिए अणुओं के बीच जो सबसे कमजोर होते हैं, तो सबसे कमजोर अभी बताएं कि गैस। इसीलिए तो ये तुरंत गैस में जैसे कोई भी सेंट लगाएंगे या कोई भी परफ्यूम हो गया, जैसे ही या खाना बनाएंगे तो उसका टेस्ट आसपास पहुंच जाएंगे। टेस्ट कहने का मतलब उसका स्मेल। तो यहाँ पे जो इसका सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ये गैस का होते हैं। अच्छा गैस के बाद बोलेंगे किसका होगा, तो गैस के बाद सेकेंड नंबर पर लिक्विड का होगा। चलिए इससे आगे बात करते हैं नेक्स्ट। द स्मेल ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू, कि परफ्यूम की खुशबू फैलती है क्योंकि। तो पहला कह रहा है क्या, एवोपरेशन बाष्पीकरण की तरह, सेकेंड कह रहा है डिफ्यूजन विसरण की तरह, थर्ड कह रहा है बॉइलिंग की वजह से, फोर्थ कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो परफ्यूम है, अभी बताए थे कि परफ्यूम ये डिफ्यूजन की वजह से ये डिफ्यूज करते हैं या विसरण करते हैं हवा में। जैसे ही हवा में मिल जाते हैं परफ्यूम और तुरंत आसपास फैल जाते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको जितना कराया गया है ये 51 से लेकर 75 तक कराया गया है इस पार्ट में। तो इसका सारा का सारा आंसर आपको दे दिया गया है। अब इससे जो आगे नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और इस पार्ट को यहीं समाप्त करेंगे। इसी प्रकार से ये मैटर का फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराया गया है। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि रिपीटेड भी था, क्योंकि कुछ पहले था उसी का फॉर्म, क्योंकि चैप्टर एनसीईआरटी का मैटर एक ही चैप्टर, उसी से कितना मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया गया, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड भी हुए हैं, कि किसी का एग्जाम्पल किसी का ये, क्योंकि चैप्टर एक ही है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाया गया, तो इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप लोग ध्यान देंगे। बाकी रिपीट है तो आपके लिए भी और अच्छी बात है, क्योंकि रिपीट रहेगा तो आपको और ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत करने का मतलब कि बार बार रिवीजन होगा तो आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।